सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीडी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। उसी कड़ी में आज 15 जुलाई के जितने भी करंट के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। साथ में इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे तुर्कमेनिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि तुर्कमेनिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। डॉक्टर बीपी बधु नायर, पी कुमारन, गायत्री आई कुमारन, पी के नायर। देखिए चारों नाम जो है आप लोगों को सेम दिखेंगे एक ही तरह, ठीक है, लेकिन चारों लोगों को ही नियुक्त किया गया है राजदूत के रूप में। तो बाद में बात करते हैं, पहले इसका राइट आंसर देखते हैं। डॉक्टर विधु पी नायर को अभी तुर्कमेनिस्तान में क्या किया गया, भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए थोड़ा सा नाम एक जैसे हैं चीज़ें, हमें इसी के लिए लिया हूँ क्योंकि बहुत सारे राजदूत और उच्चायुक्त जो हैं पिछले काफ़ी दिनों में नियुक्त हुए हैं। उसके लिए अलग से आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसके अंतर्गत सारी चीज़ों को उसके अंतर्गत कवर की जाए कर ली जाएगी, ठीक है। लेकिन हम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट देख ले रहे हैं, जो ये नाम एक जैसे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन या कन्फ्यूजन हो सकता है। तो डॉक्टर पी के नायर अगर देख लें, यहाँ पे पी के नायर दिया हुआ है, पी नायर दिया है, तो ये लास्ट जो बधु पी नायर दे दे और पी के नायर दे दो, इतने से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं डॉक्टर बधु पी नायर, इनको अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में किया गया है। और जो पी के नायर को किया गया था, इनको कहाँ पे किया गया था, नाइजर गणराज्य में किया गया था। कहाँ पर, नाइजर गणराज्य में इनको किया गया था, राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। और यहाँ पे देखिए जो दिया है पी कुमारन व गायत्री आई कुमारन, तो पी कुमारन को जो किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, सिंगापुर में किया था। कहाँ के, सिंगापुर में किया गया था। और गायत्री आई कुमारन को जो किया गया था, कहाँ पे किया गया था, इनको ब्रिटेन में किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी पॉइंटें बनती हैं आप लोग इस तरह से चेन बनाकर चीज़ों को याद करेंगे। इस तरह बहुत सारे हैं, फिनलैंड में कहाँ किया गया था, रवीश कुमार को किया गया, सीबी जॉर्ज को कहाँ किया गया था, सीबी जॉर्ज को कुवैत में किया गया था। तो इस तरह से पॉइंट जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग चेन बनाकर याद करेंगे, डेली कंटिन्यू रहेंगे तो आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के आधार पर भारतीय रेलवे कब तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़ कि स्वच्छ ऊर्जा जहाँ भी कहने का अगर तात्पर्य है तो वहाँ पर ये समझ लीजिए कि वहाँ पर ऐसी मतलब बिजली नहीं उत्पन्न किया जाएगा जहाँ पर जिसमें कार्बन हो, जिसमें किसी प्रकार की मतलब प्रकृति को हरास करने वाली गैस हो या किसी प्रकार की पदार्थ हो, ठीक है। तो स्वच्छ ऊर्जा कहने का मतलब है कि या तो सौर ऊर्जा से चलेगी या तो बिजली से चलेगी। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग स्वच्छ ऊर्जा के नाम से जानते हैं। कहीं भी पेपर में देगा तो आप लोग तुरंत, आप लोगों को दिमाग ख्याल होना चाहिए या तो ऐसी मतलब उसके द्वारा जो मतलब जिससे किसी प्रकार की प्रकृति को हरास ना पहुंचे उसे हम स्वच्छ ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो अभी कह रहा है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे की बात कर रहा है, 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे या ग्रीन रेलवे कह रहा है कि बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। मतलब ये कह रहा है कि भारत पूरी तरह से क्या होगा कि जितनी भी रेल है, जो भी मालगाड़ी है, यात्री है, उनके द्वारा क्या किया जाएगा कि 2030 तक अपनी रेल को क्या कर लिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पर कर लिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिए कि जितनी भी डीजल गाड़ियाँ, जो भी पेट्रोल इंजन जो भी चलती हैं, उन कोयले वगैरह से, उनको सारे को खत्म कर दिया जाएगा और क्या कर दिया जाएगा, उनको इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। कब तक लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक रखा गया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला रेल होने वाला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ से। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में एडीबी की बात कर रहा है, हाल ही में एडीबी ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलापन के लिए किसके साथ समझौता किया। वही चीज़ें यहाँ पे भी दिया, ऊर्जा और लचीलापन कहने का मतलब है कि ऊर्जा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करना, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें मतलब हम लोग अभी प्रकृति के बारे में देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कीम स्टार्ट किए जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाई जा रही हैं। गाड़ियों में भी संशोधन देखते हैं कि दिल्ली वगैरह में इतनी प्रदूषण हो जाती है, ऑडी व्हेन स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। गाड़ियों को डायरेक्ट BS4 से डायरेक्ट BS6 तक लॉन्च कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें प्रकृति को मतलब स्वच्छ रखने के लिए, अपने वातावरण को शुद्ध रखने के लिए ऐसा सब किया जा रहा है। तो बात कर लें कि एडीबी ने किसके साथ किया है, तो ये IEA के साथ किया है। किसके साथ, IEA के साथ, अर्थात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, आप लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा, कुछ दिन पहले भी अभी भारत सरकार के द्वारा भी इनके साथ समझौता किया गया था, IEA के साथ, ठीक है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका पूरा फुल फॉर्म है। और बात कर ले कि 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस में इसका हेड क्वार्टर है। और फतीक बिरोल, कौन,
फतीक बिरोल जो है फिलहाल में अभी इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें बनी हैं आप लोग चेन बनाकर याद करेंगे। बात कर ले रहे हैं हम एडीबी की, तो एडीबी के बारे में काफ़ी बार देखे लेकिन फिर देख लेते हैं। एडीबी की स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट बार बार बन जाता है। तो 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी एडीबी की, ठीक है। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मनीला में है। और मनीला कहाँ पे है, तो फिलीपींस में है, ठीक है। और मासाचुसेट्स जो है फिलहाल में यहाँ पर हेड के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में गूगल ने भारत में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा किया है। पूछा जा रहा है कि गूगल ने भारत में कितने करोड़ रुपए तक का निवेश करने की घोषणा किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। देखिए जो लोग भी कल की न्यूज़ देखें उनको पता होना चाहिए कि अभी भारत की जो नरेंद्र मोदी हैं और जो गूगल के सीईओ हैं जो कि भारतीय मूल के हैं, याद रख लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय मूल के हैं। उनका नाम से भी पता हो जाता है कि सुंदर पिचाई, ठीक है। सुंदर पिचाई ये भारतीय मूल के हैं और ये फिलहाल में गूगल के सीईओ बने हुए हैं। और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच में इनके द्वारा क्या हुई, वार्ता हुई। और उसके बाद से गूगल के सीईओ जो है उनके द्वारा ये कहा गया कि वो भारत में क्या करेगा, 75,000 करोड़ रुपए को निवेश करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान लीजिएगा। बात कर ले हम गूगल की, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। और गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो 1998 में हुई थी। कब, 1998 में हुई थी। और बात कर लें कि सीईओ की, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि सुंदर पिचाई। अच्छा, इसके संस्थापक कौन है, तो याद रख लीजिएगा संस्थापक जो है कौन है, सेरेक ब्रिन और लैरी पेज जो है फिलहाल में इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में पूरन, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, हुरून होगा, ठीक है। हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, मतलब हुरून रिसर्च जो मतलब लगाती है वो दुनिया की मतलब जितनी भी अरबपति होती हैं उनके सूची जारी करती है। तो उनके द्वारा जो जारी किया गया अरबपतियों की जो सूची जारी की गई है उसमें पूछा जा रहा है कि जो मुकेश अंबानी वो कौन सा स्थान पर पहुंच गए हैं। तो थोड़ी सी शॉकिंग वाली बात है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुकेश अंबानी दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करते चले जा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं, बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को, जैसे कि लैरी पेज जो कि गूगल के आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया कि संस्थापक हैं, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। वारेन बफेट जो कि दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति रह चुके हैं उनको भी पीछे छोड़कर इन्होंने 5वां स्थान काबिज कर लिया है। इन्होंने बहुत लोगों, इनके ऊपर 2-4 जैसे जेम्स बोसेफ हुए हैं, बिल गेट्स हुए हैं, अभी मार्क जुगरबर्ग हुए हैं, और एक कौन है वारेन करके ऐसे कुछ करके हैं, और उनके द्वारा क्या किया गया है कि अभी 4 लोग इनके ऊपर हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोर्ब्स की भी जो सूची आई थी तो सबसे पहली बार आई थी, कुछ दिन पहले ही आई थी, तो उसमें 17वें स्थान पर थे। 17वें स्थान पर, ये 9वें स्थान पर आ गए, 17वें स्थान से फिर ये 7वें स्थान पर आ गए। लेकिन जो अभी हुरून के रिसर्च की अभी इंस्टीट्यूट की अभी जो आई है अरबपतियों की सूची, उसमें 5वें स्थान पर है। तो ये बहुत शॉकिंग है और शायद भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर भी मानी जा सकती है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने स्टायरिंग ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। पूछा जा रहा है कि स्टायरिंग ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसके द्वारा जीता गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं पीछे इस चीज़ को कहा था कि जहाँ भी ग्रैंड प्री रेस होती है वहाँ पर मैक्सिमम मोर देन 99%, मैं कह सकता हूँ 99% दो ही लोगों के द्वारा रेस जीती जाती है, ठीक है। और 2 लोगों में मैं 99 में अगर मैं विभक्त कर दूँ, ठीक है, तो 75 व 24 का रेशियो मैं दूंगा, ठीक है। आप लोगों के लिए एक ट्रिकली रूप से मैं बता रहा हूं कि 75 और 24 का रेशियो दूंगा, क्योंकि यहां पर लुइस हैमिल्टन है जो 74% रेसों को जीतते हैं जितने भी ग्रैंड प्रिक्स रेस होते हैं, और वेल्टेरी बोस्टास 24% रेस को जीतते हैं। और ये दोनों लोग मिलाकर सिर्फ 99% रेस को जीतते हैं। 1% शायद ही कोई बंदा आकर बीच में कभी जीत लेता है, तो जीत लेता है, नहीं तो यही 2 लोग जीतते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पिछली रेस हुई थी, अभी इसके पिछले ही ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2020 हुआ था, उसमें किसके द्वारा जीता गया था, तो उसमें वोल्टेरी बोटास के द्वारा जीता गया था। और उसमें लुइस हैमिल्टन ने भाग नहीं लिया था, इनके द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। लेकिन अभी जो स्टायरिंग ग्रैंड प्रिक्स रेस हुई है इसमें लुइस हैमिल्टन ने क्या किया है कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और वोल्टेरी बोटास जो है इनके द्वारा द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया। लेकिन इन दोनों लोगों के बीच में एक कॉमन चीज है, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये दोनों लोग कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। और बात कर लें कि ये दोनों लोग किस किस देश से बिलोंग करते हैं, तो लुइस हैमिल्टन जो है वो कहाँ से है, तो ये ब्रिटेन से है। कहाँ से है, ब्रिटेन से है। और वोल्टेरिस बोटास की बात कर लें तो ये फिनलैंड के हैं। कहाँ के हैं, फिनलैंड के हैं। तो
तो इस तरह से चीज़ों के चेन बनाकर याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। हालांकि मैं बता दूं यहाँ पर एक थोड़ी सी आप लोगों की छोटी सी खबर बता दूंगी। देखिए नारायण कार्तिकेयन है, ये ही एक भारतीय F1 रेस में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये जो रहते हैं हमेशा टॉप 100 से बाहर रहते हैं। शायद ही कभी जो होते हैं ये अंडर टॉप आते हैं, नहीं तो अंडर 100 आते हैं, नहीं तो ये हमेशा 100 से बाहर ही रहते हैं। अर्थात भारत की जो रेस में स्थान है कोई स्थान नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने कितने रेलगाड़ी का परिचालन को निजीकरण करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 151 रेलगाड़ियों को। कितने को? 151 रेलगाड़ियों को क्या किया गया है कि अभी निजीकरण करने की घोषणा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आप लोगों के लिए, पेपर में पूछा सकता है, क्योंकि एनटीपीसी के पेपर अभी होने वाले हैं और इसके लिए कितने करोड़ को निवेश करना होगा तो ये भी इंपॉर्टेंट जान लीजिए। 30,000 करोड़ को जो भी प्राइवेट कंपनियां होंगी क्या करेंगी, वो निवेश करेंगी। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है? देखिए मैं बार बार कहता चला आया हूं कि जब भी पेपर को थोड़ा सा टफ बनाना होता है तो आप लोगों की पुस्तक से संबंधित एक या उससे अधिक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पुस्तक वाली जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा टफ हो जाते हैं, थोड़ी सी मॉडरेट लेवल पर चले जाते हैं, इजी लेवल से। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लें कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए सॉन्ग ऑफ जो इंडिया पुस्तक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड, जिनके द्वारा खुद की अपनी जीवनी लिखी गई है। वो 16 वर्ष की आयु से कैसे किस तरह से ऑथर बने, कैसे उन्होंने अपनी जीवन में प्रोग्रेस किया, ये सब चीज़ें उनके द्वारा लिखी गई है इस सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम थोड़ी सी बात कर ले, अभी कर्णपुरी के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? #MeToo। इस चीज़ों को आप लोग मैं डेली नहीं बताना पसंद करता हूं, लेकिन फिर भी सोचता हूं कि आप लोग को रिवीजन करा दूं। #MeToo पुस्तक लिखी गई थी। उसके अलावा हम उर्जित पटेल की बात कर ले तो उर्जित पटेल के द्वारा भी पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक। क्या लिखी गई थी? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक को लिखा गया था। डॉक्टर अदिशा दास मैंने इसमें दिया है, डॉक्टर अदिशा दास के द्वारा भी पुस्तक लिखी गई थी द योगिनी पोयम। क्या? द योगिनी पोयम लव एंड लाइफ नामक एक पुस्तक को लिखी गई थी डॉक्टर अदिशा दास के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूं तो इसके अलावा अभी बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखा गया था। क्या? बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखा गया था। वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग चिन्ह बनाकर याद करेंगे तो आसानी से चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा किया है? ठीक है, बात कर लें कि किसने, भारत ने अभी क्या है 72,000 राइफलों को खरीदेगा, जिसका नाम SIG 716 असॉल्ट राइफल के नाम से जानते हैं। और किसके साथ खरीदेगा? तो ये अमेरिका के साथ खरीदेगा। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, और स्पेशली फॉर डिफेंस वाले जो लोग पेपर की तैयारी करते हैं 100% इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर जान लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी जितने भी लोग अभी सार्वजनिक जगह पर जाते हैं और जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो उन लोगों पर कार्रवाई के साथ साथ उनको क्या किया जाएगा कि उनको अभी स्वयं सेवकों की तरफ से मास्क दिया जाएगा, और उसकी कीमत 20 रुपये होगी। 20 रुपये मास्क के लिए लिए जाएंगे और उनको मास्क दिया जाएगा। ठीक है, बात कर लें हम तो अभी शिवराज सिंह चौहान जो है फिलहाल में यहाँ पर CM के पद पर बने हुए हैं। बात कर लें यहाँ पर अभी लालाजी टंडन जो गवर्नर के पद पर थे, उनकी स्थिति नाजुक होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उसके जगह पर इनकी जो कार्यकारी अभी बनी हुई है फिलहाल में राज्यपाल के रूप में, कौन बनी हुई हैं? तो आनंदीबेन पटेल बनी हुई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की अभी फिलहाल में गवर्नर हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया भाई कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आंकड़ों के आधार पर 2019-20 में भारत में शीर्ष निवेशक देश अमेरिका रहा है। देखिए अभी हमने पता किया था कि FDI की जो रिपोर्ट आई थी ब्रिटेन के अंदर, उसमें जो सबसे बड़ा जो द्वितीय निवेशक देश था, ठीक है, विनियामक देश था, वो कौन था? वो कौन? तो भारत था। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर। लेकिन भारत के अंदर की अब बात कर रहा है तो भारत में सबसे बड़ा जो निवेशक माना जाता था वो चीन माना जाता था। ठीक है, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ों के रोक के बाद से ऐसा देखा गया है कि चीन क्या हो गया है कि दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और अमेरिका जो है वो प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी विश्व मौसम विभाग संगठन के आंकड़ों के अनुसार में
अगले 5 वर्ष के वैश्विक स्तर में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ोतरी हो सकती है। जनरली सी बात थी कि पर्यावरण में हम लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अशुद्धियाँ फैल रही हैं, कार्बन वगैरह देख रहे हैं, हम लोग इतने अभी संशोधन करते जा रहे हैं, इतने इसके पीछे अभी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा इसके पीछे अभी हानिकारक चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो अभी देखा जा रहा है विश्व मौसम विभाग की भी रिपोर्ट आई, उसमें अगले 5 वर्षों में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना हो सकता है। ठीक है, इतनी टेम्परेचर बढ़ने की बात सामने आई है। ठीक है, तो देखिए इसके आंसर की प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर आप लोग किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आनंद सर के द्वारा आपको बुक्स की घर पर भी होम डिलीवरी करवाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर अपने एड्रेस वगैरह की नोट्स करा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और आपकी बुक्स को घर पर भिजवाया सकता है। बुक्स के बारे में पहले देख लीजिए बुक्स कैसी है, कि मतलब बुक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद बुक्स आप लोग खरीदिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपने मुझे मोटिवेशन के लिए अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर करने के साथ साथ अपने जितने भी करीबी लोग हैं उनको भी जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि अपने फैमिली के लोग हैं अगर जो लोग देखते हैं, चाहे अपने जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको भी जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।